नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। सोचिए जरा, इतिहास के पन्नों में न जाने कितनी सभ्यताओं का उदय हुआ और वो मिट गईं, पर भारत की ये 5000 साल पुरानी सभ्यता आज भी जिंदा है और बेहद जीवंत है। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? आइए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही मशहूर वाक्य है, अनेकता में एकता। और सच कहूं तो इस छोटी सी लाइन में इस प्राचीन सभ्यता का सबसे बड़ा राज छुपा है। मिस्र, रोम या मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताएं वक्त के आगे घुटने टेक गईं, लेकिन हजारों साल के बाहरी आक्रमणों और इतनी ज्यादा विविधता के बावजूद ये कल्चर आज भी सीना ताने खड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके कोर वैल्यूज इसकी जड़ों में बहुत गहराई तक बसे हैं। इस पूरे कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम इस विविधता के ताने बाने को समझेंगे, फिर इन विश्वास की जड़ों को देखेंगे, उसके बाद कोर वैल्यूज और दर्शन, फिर आम जिंदगी की कुछ खासियतें और आखिर में इन सब के पीछे की नैतिकता और सामाजिक नियम। तो शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस विविधता के ताने बाने की। आखिर इस विशाल सभ्यता का एक मैक्रो पर्सपेक्टिव कैसा दिखता है? यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि धर्म, समाज, भाषा, कला और उत्सव ये सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में बहुत ही जटिल तरीके से गुंथे हुए हैं। अगर हम पुराने रोम या मिस्र से इसकी तुलना करें तो भारत की संस्कृति इसलिए बची रही क्योंकि इसकी नींव केवल भौतिक चीज़ों पर नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और अडैप्टेबिलिटी पर टिकी थी। इसने वक्त के साथ खुद को बदला और हर नई चीज़ को अपने अंदर बड़ी खूबसूरती से समा लिया। आगे बढ़ते हैं। आखिर इन सांस्कृतिक नियमों की जड़ें कहाँ हैं? इस जगह का धार्मिक और दार्शनिक आधार क्या है? आइए देखते हैं। अब यहाँ ये आंकड़े देखना सच में बहुत दिलचस्प है। 2011 के डेटा के मुताबिक यहाँ 79.8% हिंदू आबादी है, इस्लाम को मानने वाले 14.2% हैं, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख और करीब 2% अन्य धर्मों से हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में अल्पसंख्यक होने के बावजूद यहाँ की मुस्लिम आबादी दुनिया के कई इस्लामिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और निष्पक्ष रूप से देखें तो इस एक्सट्रीम डाइवर्सिटी की वजह से एक तरफ जहां सदियों तक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस देखने को मिला है, वहीं दूसरी तरफ कई बार हिंसक टकराव भी हुए हैं। और ये वही जमीन है जिसने दुनिया के कई बड़े धर्मों को जन्म दिया। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। और ये सब श्रमण परंपराओं और प्राचीन ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से मिलकर बने। इस अद्भुत समन्वयवाद ने यानी कि सिंक्रेटिज्म ने न सिर्फ यहाँ के फिलॉसफी को आकार दिया बल्कि धीरे धीरे पूरे ग्रेटर इंडिया को कल्चरली इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, अब आते हैं उन कोर वैल्यूज और दर्शन पर। वो कौन सी बातें हैं जो इतनी अलग अलग तरह के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का आधार बनती हैं? सबसे पहले आता है धर्म। अब देखिए, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ कोई रिलीजन या पूजा पाठ नहीं है। ये सही आचरण यानी राइट कंडक्ट की बात करता है। ये एक तरह का मॉरल लॉ है जहां आपको बिना किसी स्वार्थ के इस ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने तय किए गए फर्ज पूरे करने होते हैं। फिर आता है कर्म का सिद्धांत। आसान भाषा में आपका हर एक्शन, हर विचार और हर काम का एक नतीजा होता है। ये कंसेप्ट आपको अंदर से झकझोरता है और जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि आपके आज के काम आपके आगे आने वाले कल और नियति को तय करते हैं। तो पूरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी हुई। और तीसरा बड़ा पिलर है अहिंसा, यानी किसी भी जीव के प्रति, चाहे वो विचार में हो, बोलने में हो या काम में, हिंसा ना करना। ये फिलॉसफी यहाँ की नेटिव आस्थाओं से निकली और आपको पता है, इसने महात्मा गांधी और उनके जरिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स लीडर्स तक को बहुत गहराई से इंस्पायर किया। तो ये तो हो गई कुछ बड़ी और अमूर्त दार्शनिक बातें, लेकिन चलिए अब देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स रोजमर्रा के कल्चर में प्रैक्टिकली कैसे उतरते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हम पश्चिमी विचारधारा से कितने अलग हैं। वेस्टर्न कल्चर में जहां इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यानी व्यक्तिगत अधिकारों और आज़ादी पर बहुत जोर दिया जाता है, वहीं यहाँ धर्म और मॉरल ड्यूटी यानी परिवार और समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, इसे सबसे ऊपर रखा गया है। यहाँ आज़ादी से ज़्यादा एक दूसरे पर निर्भर होने यानी इंटरडिपेंडेंस को महत्व दिया जाता है। इसी ड्यूटी और सम्मान की फीलिंग से हमारे समाज की कुछ बहुत ही खास आदतें बनती हैं,
जैसे जॉइंट फैमिली में रहने की परंपरा, बड़ों के पैर छूना या फिर अतिथि देवो भव की सोच, जहां मेहमान को भगवान माना जाता है। साथ ही इस समाज का अपना एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट भी है, जैसे कि जाति व्यवस्था। और इन सब के ऊपर है इस कल्चर की वो जबरदस्त ताकत कि इसने हर बाहरी असर को कितनी खूबसूरती से अपने अंदर ढाल लिया। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब एक सोसाइटी को कैसे चलाता है, यानी इसके सोशियोलॉजिकल मैकेनिक्स क्या हैं। यहाँ इन चीज़ों को थोड़ा एकेडमिक और समाजशास्त्रीय मैट्रिक्स के जरिए देखते हैं। मूल्यों का मतलब है हमारी वो बुनियादी सोच कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मानदंड वो अनलिखे नियम हैं जो हमारा बिहेवियर तय करते हैं, जैसे घर आए मेहमान को पानी पूछना। फिर आती है नैतिकता, यानी सही गलत की पहचान जो हमें धर्म से मिलती है। और नीतिशास्त्र इन सभी मॉरल प्रिंसिपल्स का फिलॉसफी में गहन अध्ययन है। ये स्पष्ट डिवीजन हमें समझने में मदद करता है कि कैसे एक अमूर्त विश्वास धरती पर आकर रोज की जिंदगी का एक व्यवहारिक नियम बन जाता है। आखिर में इस बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, एक ऐसी सोच जो कहती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जरा सोचिए, आज जब हम आपस में इतने बटे हुए हैं, क्या हमारे मॉडर्न ग्लोबल वैल्यूज इस 5000 साल पुरानी सबको साथ लेकर चलने वाली सोच के आगे टिक पाते हैं? इस कल्चर के सर्वाइवल मैकेनिक्स सच में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।